टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है बिगेस्ट फ्यूचर मेगा प्रोजेक्ट्स इन दिल्ली। दिल्ली में सबसे बड़े भविष्य की परियोजनाएं। शुक्र है, मतलब मुझे लगा था फिर से प्रोजेक्ट को मौसम को बोलना पड़ेगा प्रोजेक्ट, क्योंकि हमने काफी सारी वीडियोस ऐसी देखी हैं जो कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं। कुछ पास्ट के हम लोगों ने देखे हैं, फ्यूचर के भी देखे हैं, लेकिन इसमें क्या नया है वो अब हम देखने जाएंगे क्योंकि हमारे फ्रेंड्स हमें ये सजेस्ट करते हैं वीडियो। तो चलिए बैठकर देखते हैं, लेकिन वीडियो देखने से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक जो है आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। दिल्ली हमारे देश की राजधानी के साथ साथ ये एक यूनियन टेरिटरी भी है। इसके कारण हमारी सीरीज में दिल्ली को हम सेपरेटली कंसिडर कर रहे हैं। दोस्तों वैसे एक महीने पहले ही मैंने दिल्ली में बन रहे मेगा प्रोजेक्ट के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। इसके कारण ये वाली जो वीडियो होगी वो मैं ज़्यादा लंबी नहीं रखूंगा। अगर आपको सारे प्रोजेक्ट जो आज दिल्ली में बन रहे हैं वो देखने हैं तो अब इसके साथ इस वीडियो के अंत में आपको लिंक्स मिल जाएगी, जिसके जरिए आप जो दूसरी वीडियो है मेरी दिल्ली वाली वो भी मिल जाएगी और आप वो फॉलो करके बाकी जो मेगा प्रोजेक्ट है वो भी देख सकते हो। मालूम बड़ा चांस है कैंपस पावर ट्रेन इनकी पहली ना। तो दोस्तों बढ़ते हैं पहले मेगा प्रोजेक्ट की तरफ, जो है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग या सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। दोस्तों आज की जो हमारी नई दिल्ली का इलाका है वो स्पेशली ब्रिटिश ने डेवलप किया था अपनी सुविधाओं के हिसाब से। लेकिन आज भी हमारे देश का जो लोकसभा है, राज्यसभा है और कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स जो है वो इधर से ही फंक्शन करते हैं। साथ साथ हमारे राष्ट्रपति भी इन्हीं बिल्डिंग्स में रहते हैं। आज़ादी के बाद के 75 ईयर्स कंप्लीट होने वाले हैं। इसी कारण हम खुद अपना एक नया कॉम्प्लेक्स बनाने वाले हैं जो हमारे देश के एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्सेस को रिप्रेजेंट करेगा। दोस्तों वैसे तो गवर्नमेंट को पिछले कई सालों से इन बिल्डिंग्स की जरूरत थी, लेकिन कभी भी ये अमल में नहीं आ पाए। इसके पीछे कई कारण थे, जैसे प्रेजेंट लोकसभा और राज्यसभा थोड़े ओवर कैपेसिटी चल रहे हैं। साथ साथ हमारी जो सेंट्रल सेक्रेटरीट बिल्डिंग है जिसे हम सेंट्रल सचिवालय कहते हैं, उस बिल्डिंग में सिर्फ 10 मिनिस्ट्रीज काम किया करती थी, जबकि हमारे सेंट्रल सेक्रेटरीट के अंदर कई सारी बिल्डिंग्स आती थी। इसके कारण एक ही चीज के भाग होने के बावजूद कुछ ऑफिसेज एक जगह थे, कुछ ऑफिसेज दूसरी जगह थे और दोनों की कम्युनिकेशन के बीच में बहुत ज्यादा दिक्कतें आने लगी थी। तो दोस्तों ऐसे कुछ कारणों के कारण सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाने का प्लान सामने रखा गया और इस पर ऑलरेडी काम जारी है। अगर दोस्तों थोड़ी बहुत डिटेल्स की अगर मैं बात करूँ इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड, तो वो हो गए सबसे मेन हमारे 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, जिसके अंदर हमारे देश के राज्यसभा होगी जिसके अंदर 400 सीट्स होंगे, 400 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी होगी, जबकि लोकसभा में मैक्सिमम 1400 लोग बैठ पाएंगे, जिसके अंदर सारी सीट्स एमपीज के लिए नहीं होंगे। इसके अंदर जर्नलिस्ट वगैरह भी के लिए भी जगह बनाई जाएगी। इसके अलावा दोस्तों हमारे जो लोकसभा राज्यसभा के जो नए बिल्डिंग्स होंगे वो एक ही रूफ के अंडर होंगे जो पूरी तरीके से सोलर पैनल से कवर होगी। साथ साथ इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के नए आवास बनाए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जो प्रेजेंट नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है हमारे पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स का, उसे म्यूजियम ऑफ डेमोक्रेसी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ताकि हमारे देश की जो भी आज तक की उपलब्धियां है, एज अ दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हमने किस तरीके से चीजें अचीव की है, वो इन म्यूजियम्स में लोग देख पाएंगे। साथ साथ जो पूरा कॉन्कोर्स होगा राजपथ के आसपास का, वहां पर एक नई सेक्रेटरीट बिल्डिंग बनाई जाएगी जिसके अंदर टोटल 10 नई बिल्डिंग्स मौजूद होंगी। और इसके अलावा बाकी जो मिनिस्ट्रीज की ऑफिसेस आज दूर है वो भी इस सेंट्रल राजपथ के आसपास में बनाए जाएंगे। दोस्तों ये सारी बिल्डिंग्स अंडरग्राउंड टनल्स के जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड होगी और हर एक बिल्डिंग के पास में एक छोटे स्केल का एक्सपीरियंस सेंटर बनाया जाएगा जहां पर इन मिनिस्ट्रीज के फ्लैग्स भी लगाए जाएंगे। यानी दोस्तों अगर कोई डिफेंस मिनिस्ट्री की बिल्डिंग है या रेलवेज की बिल्डिंग है तो उसके पास में एक छोटा म्यूजियम कह सकते हो आप, छोटी आर्ट गैलरी कह सकते हो, जो उस मिनिस्ट्री का कामकाज, फंक्शनिंग, अचीवमेंट्स वगैरह रिप्रेजेंट करेगा। और जितने लोग आज इंडिया गेट या राष्ट्रपति भवन एज टूरिस्ट जाते हैं वो इन सारी एक्सपीरियंस सेंटर्स के द्वारा ट्रैवल करके भी लुफ्त उठा सकते हैं। ये जो सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होंगी इनकी एंट्री अलग रास्ते से की जाएगी जो पीछे से होगी और राजपथ से जो है नॉर्मल
नॉर्मल व्हीकुलर ट्रैफिक इन बिल्डिंग्स के लिए नहीं चलेगा। इन पूरे बिल्डिंग्स में एक चीज का ध्यान स्पेसिफिकली रखा गया है कि जो भी बने वो इंडिया गेट से ज्यादा ऊंचा ना हो, और उनका डिजाइन भी जो है एक तरीके से ऐसा ही रखा गया है कि ब्लेंड हो जाए वो आसपास की आज वाली बिल्डिंग्स में। दोस्तों अगर करंट प्रोग्रेस की बात करें इस प्रोजेक्ट की, तो टाटा प्रोजेक्ट्स को जो है 22 महीनों के अंदर जो नई लोकसभा राज्यसभा वाली बिल्डिंग्स हैं उनका काम खत्म करने के लिए कहा है, और ऑलरेडी ग्राउंड पे इसका काम शुरू हो चुका है। 2024 तक पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स में जितनी बिल्डिंग्स आज डिजाइन में बताई गई है वो बन जाएगी। और दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया ये कुछ हाइलाइट्स इस प्रोजेक्ट के बारे में। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर हम जल्दी एक सेपरेट वीडियो भी देखेंगे और जिसके अंदर हम और डिटेल में जानेंगे कि इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है। अगले दोस्तों प्रोजेक्ट्स है दिल्ली वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टावर्स। दोस्तों स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत कई सारी बिल्डिंग्स बनाई जा रही है कई सिटीज में, जो कमर्शियल, रिटेल, रेसिडेंशियल हर तरीके के फंक्शन को सर्व करती है। इसी में एनबीसीसी जो हमारे देश की वन ऑफ द लीडिंग डेवलपमेंट बॉडी है जो गवर्नमेंट हैंडल करती है, इनके जरिए प्रोजेक्ट सामने रखा गया है। इसका गोल ये था कि दिल्ली के वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट इलाकों में एक हाई एंड और मॉडर्न ऑफिस और कमर्शियल स्पेसेस प्रोवाइड करना। दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है ये एक बहुत बड़ी एरिया में फैला है और टोटल 30 लाख स्क्वायर फीट का टोटल इसका अवेलेबल फ्लोर स्पेस होगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर 12 टावर्स बनाए जा रहे हैं जिसके अंदर मैक्सिमम 7 फ्लोर्स तक की हाइट होगी, और इन बिल्डिंग्स में 8000 गाड़ियों की आप पार्किंग कर पाए इतनी स्पेस दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर जो ऑफिसेस बनाए जा रहे हैं उनके स्पेसेस और साइजेस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आपको मिलेगा। साथ साथ यहाँ पर कॉमन कॉन्फ्रेंस रूम्स, ऑडिटोरियम्स, बॉल रूम्स वगैरह जैसी सुविधाएं भी दी गई है। इस बिल्डिंग के पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल था, इस बिल्डिंग को हो सके उतना ग्रीन और एनर्जी एफिशिएंट बनाना। इसके लिए कई सारे स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निक्स यहाँ पे यूज़ की जाएगी, जैसे रूफ्स पर नॉन हीट ट्रैपिंग तरीके की ग्लेजिंग होगी ताकि सूरज की जो गर्मी है वो अंदर के कमरों को गर्म ना करे। साथ साथ डबल वाटर सप्लाई ताकि इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर हो और एक तरीके की विंग्स पर लोड ना आए। इसके अलावा इस बिल्डिंग का अपना खुद का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होगा, इंटीग्रेटेड बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके कारण जो अनयूज्ड एरियाज है, जो अनयूज्ड एलिवेटर्स है, उनका पावर जो है अपने आप ऑफ कर दिया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर बचाने की कोशिश की जाएगी। मैक्सिमम सनलाइट का यूजेज, वाटर कूल्ड चिलिंग सिस्टम्स होंगे एसी के लिए, जिसके कारण ज़्यादा एनर्जी बच पाए, और बिल्डिंग्स की रूफ के ऊपर सोलर पैनल्स भी लगाए जाएंगे। इन टावर्स का काम ऑलरेडी ग्राउंड पर जारी है। इसके कंस्ट्रक्शन या फिर इनिशियल पोजीशंस की डेट जो है वो साल 2021 बताई गई है, और उस टाइम से आधे ऑफिसेज आप कह सकते हो कि शुरू हो जाएंगे, जबकि आने वाले 1 से 1.5 साल में पूरे के पूरे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के जितने ऑफिसेज हैं उन्हें उनके ओनर्स को दे दिया जाएगा। इसके बनने के बाद में आप कह सकते हैं एक नया सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट दिल्ली को मिलेगा। और बढ़ते अगले प्रोजेक्ट की तरफ जो है IGI एयरपोर्ट एक्सपांशन। दोस्तों इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे देश का बिजिएस्ट एयरपोर्ट है और सबसे बड़ी एयरपोर्ट्स में से भी एक है। वैसे अगर पिछले 3 दशक की बात करें, ये पहले भी छोटे मोटे और बड़े तरीकों से एक्सपांड किया जा चुका है, और इसकी कैपेसिटी को अभी और बढ़ाने के लिए एक नया एक्सपांशन प्लान सामने रखा गया है। दोस्तों आज इस एयरपोर्ट की जितनी कैपेसिटी है उसे 100 मिलियन पैसेंजर से और बढ़ाने के लिए ये नया प्लान सामने रखा गया है। इसके कारण ये दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट्स होगा इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर कैपेसिटी। इस एयरपोर्ट को ना सिर्फ साइज में बड़ा किया जा रहा है लेकिन कई स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज इस एयरपोर्ट के लिए यूज़ की जाएगी। इसके लिए जो बैगेज हैंडलिंग सिस्टम है उसे पूरी तरीके से अपडेट किया जा रहा है, साथ साथ एक पूरा का पूरा नया टर्मिनल और रनवे भी बनाया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे जो नया टर्मिनल बनेगा वो 1,92,985 स्क्वायर मीटर्स में फैला होगा। इसके कारण आप समझ सकते हो कि इसका फ्लोर स्पेस बहुत बड़ा है। साथ साथ नया रनवे जो बनेगा वो ज़्यादा ट्रैफिक को हैंडल करने में मदद करेगा, स्पेशली रश आवर्स के दौरान। दोस्तों नए वाले टर्मिनल जो होंगे इस एयरपोर्ट में उसे बहुत हाई तरीके से ऑटोमेट करने की कोशिश की गई है। इसके लिए ऑटोमेटिक बैगेज ड्रॉप आउट कियोस्क, ऑटोमेटिक चेक इन्स, फेस रिकग्निशन के जरिए एंट्रीज और सिक्योरिटी चेक्स, क्यू मैनेजमेंट सिस्टम जैसी चीज़ें यहाँ पर इम्प्लीमेंट की जाएगी ताकि ना सिर्फ एफिशिएंसी बढ़े लेकिन बहुत ज़्यादा ह्यूमन इंटरवेंशन और एरर के चांसेस कम हो। अगर हम फिजिकल रनवे से रिलेटेड अपग्रेड्स की बात करें तो यहाँ पर एक चौथा रनवे जो बनेगा वो ड्यूल एलिवेटेड ईस्टर्न क्रॉस टैक्सीवे से जोड़ा जाएगा।
लैंड साइड डेवलपमेंट, सर्कुलेशन, कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट्स यहाँ पर किए जाएंगे। एक नया फ्लाईओवर बनाया जाएगा, वो एरो सिटी मेट्रो स्टेशन को जोड़ेगा एयरपोर्ट से, जो ट्रैवल टाइम T1 और T3 टर्मिनल के बीच का कम करेगा। इसके साथ साथ नए वाले एयरपोर्ट के पास में एक छोटा टर्मिनल भी बनाया जाएगा, जो एक डेडिकेटेड कार्गो हब होगा, जिसके जरिए स्पेशल टैक्सीवेज होंगे जो सिर्फ और सिर्फ कार्गो वाले प्लेन्स को हैंडल करेंगे। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद में दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का अकेला ऐसा एयरपोर्ट बनेगा प्रेजेंटली जो 4 रनवेज के साथ में फंक्शन कर रहा होगा। अभी तक अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें तो टोटल 22 कॉन्ट्रैक्टर्स को अलग अलग काम के लिए जो है इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं और इनका काम जारी है। देखते हैं ये प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट हो पाता है। अगला दोस्तों प्रोजेक्ट है सरोजनी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। दोस्तों सरोजनी दिल्ली का एक ऐसा इलाका है जो बहुत फेमस है अपने चीप शॉपिंग और वहाँ के मार्केट्स के लिए, लेकिन इस एरिया की अनप्लान्ड नेचर को सुधारने के लिए ये रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्लान किया गया है। दोस्तों इस टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो 32,835 करोड़ रुपीस है और ये प्रोजेक्ट बनने के बाद में 30 साल के ऑपरेशंस भी इस प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूडेड है। ये फेजेस में किया जाएगा और टोटल 5 साल का टाइम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए लगेगा। इसके अंदर नई तरीके के हाउसिंग यूनिट्स बनाए जाएंगे जो टाइप 2 से लेकर टाइप 6 के होंगे, जिनका मैक्सिमम बिल्टअप एरिया सारे घर मिलकर 29.18 लाख स्क्वायर मीटर्स में फैला होगा। दोस्तों एनबीसीसी जिसके हमने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर प्रोजेक्ट के बारे में जाना, वही ये वाला काम भी कर रही है और टोटल 10,600 से ज्यादा हाउसिंग यूनिट्स यहाँ पर बनाएगी। साथ साथ कई सारे इसी तरीके के कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी वहाँ पर बनाए जाएंगी। दोस्तों इस प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए ई ऑक्शन मॉडल बनाया जाएगा। इस कारण जितने एक्स्ट्रा कमर्शियल स्पेसेस प्रॉपर एफिशिएंटली बिल्डिंग बनाने के कारण बनेंगे उन्हें प्राइवेट लोगों को बेचा जा सकता है और 2021 तक इसका पहला पार्किंग शुरू हो सकता है। साथ साथ दोस्तों सरोजनी में जो अभी वाले रहने वाले लोग और बिजनेस है उनको रीसेटल करने के अलावा यहाँ पर कुछ हाई राइज बिल्डिंग्स भी बनाई जाएंगी जिसका नाम होगा न्यू टाउनशिप और वहाँ पर एक मल्टी लेवल पार्किंग, बैंक्वेट हॉल, क्रेशेस, स्कूल्स, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, बैंक्स, हॉस्पिटल जैसी चीजें भी बनाई जाएंगे। दोस्तों आज देश में बन रहे कई सारे प्रोजेक्ट्स की तरह ये वाले प्रोजेक्ट्स भी बहुत ज्यादा सस्टेनेबल और ग्रीन तरीके से बनाए जाएंगे और कई सारे MOUs कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग प्लेयर्स को दे दिए हैं। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो दिल्ली में बन रहे हैं, आगे जाकर दिल्ली के लोगों के लिए अपना बहुत फायदा पहुंचाएंगे और वर्ल्ड स्टेज पे इंडिया का नाम वो रोशन कर सकते हैं। साथ साथ दोस्तों इसके अलावा भी कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो दिल्ली में बन रहे हैं और वो देखने के लिए आप जो है मेरी दूसरी वीडियो पे आप जा सकते हो, जो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो और मिलेंगे अगले वीडियो में। बात करें अगर आज की वीडियो की, तो आज की वीडियो में मुझे 2 प्रोजेक्ट्स का पता था, जिसमें से एक जो है इंडिया का जो पार्लियामेंट बन रहा है उसका मुझे मालूम था, लेकिन उसके अलावा भी इतनी ज्यादा बिल्डिंग्स बन रही हैं, यानी कि जितने भी मेन एक डिपार्टमेंट है कंट्री के वो सारे उसके पास होंगे, ये मुझे मालूम नहीं था। उसके साथ म्यूजियम्स भी बनेंगे उनके, काफी सारी चीजें लोगों के देखने के लिए भी बनाई जा रही है। मतलब अगर देखा जाए, मतलब हम अक्सर बात करते हैं कि गवर्नमेंट के जब भी काम होते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा डिले क्यों हो जाते हैं कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना, दूसरी से तीसरी जगह जाना है, बट यहाँ पर ये हो रहा है कि जितना भी मतलब उन्होंने पास बिल्डिंग सारी बना दी है ताकि मतलब इतनी ज्यादा वो प्रॉब्लम, जैसे कि उन्होंने बताया भी, बिल्कुल बेसिकली गवर्नमेंट के हमेशा काम जो है ना वो इसी वजह से लेट होते हैं कि हम जो है एक बिल्डिंग में भी होंगे ना तो वो भी ऊपर नीचे, एक बंदा नीचे बैठा हुआ है तो दूसरा जो चौथे या 5वें माले पे बैठा हुआ है, तो ये भी चीज जो है बहुत ज्यादा इंसान वो टाइम लगाती हैं। वैसे तो इतना टाइम नहीं लगता फाइल नीचे से ऊपर जाने में, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है तो फिर लग जाता है। लेकिन मुझे सिर्फ एक प्रोजेक्ट का पता था और वो था दिल्ली वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बारे में। ये हम लोगों ने 1 मिनट पहले भी देखा था। इसके अलावा जितने भी प्रोजेक्ट्स है वो सब नए थे मेरे लिए, और स्पेशली हम बात करेंगे एयरपोर्ट की बात करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है मौसम एयरपोर्ट पे टाइम गुजारने का अपना ही मजा था। वैसे क्यों? क्योंकि हम लोग गुजार चुके हैं इसलिए। वैसे अगर ये एयरपोर्ट की बात करें ना तो मुझे जो इसका इंटीरियर था ना वो काफी ज्यादा जो है मुझे अबू धाबी एयरपोर्ट जैसा लगा, क्योंकि जैसे उसमें वो तुम्हें ड्यूटी फ्री शॉपिंग थी जहाँ पर काफी सारी चीजें मिलती है, वो वाला एरिया लगा वो ऑलमोस्ट हर जगह पर ऐसा ही होता है, सिवाय पाकिस्तान को निकाल यहाँ पर ऐसा देखने को नहीं मिलता। बट इंटीरियर मुझे बहुत अच्छा लगा। खूबसूरती वाली चीज ये कि एक्सपेंशन हो रही है तो ये इतना बड़ा हो जाएगा कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा पैसेंजर्स वाला मतलब एयरपोर्ट बन जाएगा। और मुझे उसमें एक चीज जो बहुत हैरानी की लगी कि 22 लोगों को इस एयरपोर्ट को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और जब ये बनेगा तो इस जैसा एयरपोर्ट इंडिया में कोई
कोई भी नहीं होगा। इससे पहले जैसे हमने मुंबई का जो है छत्रपति शिवाजी महाराज जो है जो उनका नाम से जो एयरपोर्ट है वो हमने देखा, हमें वो इतना खूबसूरत लग रहा था, उसका जो डिजाइन था, उसका इंटीरियर था, वो बहुत औसम किस्म का था। लेकिन जब ये बनेगा तो ये तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। और इसके अलावा बाद में जो एक सरोजनी मार्केट, भाई हम मैं जान मेरी स्माइल इसीलिए आ गई थी वहां पे सरोजनी मार्केट की वजह से। लेकिन ये कि बहुत ही अच्छी वो भी मतलब जिस तरीके से हाउसिंग यूनिट बन रहे हैं वहां पर इतने ज्यादा, तो वो भी काफी अच्छा एक प्लान लगा। अच्छा, वैसे मैं अगर बात करूँ ना, यहाँ पे जैसे इंडिया में तो बड़ी देर से ट्रेंड है कि फ्लैट्स का जो है ट्रेंड काफी देर से चल रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ अब बाकी मुझे लाहौर में भी जो है ये ट्रेंड काफी देखने को नजर आ रहा है। शायद आबादी ज्यादा हो गई है तो लोग जो है वो अब फिलहाल में जाने की ऊपर चढ़ाई करते जा रहे हैं। लेकिन मैं एक दिन जो है ईमानदारी से बात कर रहा था, मैंने कहा था फ्लैट्स में रहने का मजा तो अपना होता ही है, क्योंकि थोड़ा हाइट पे जाओ तो आपको पूरा शहर नजर आता है। लेकिन उसमें एक चीज जो मुझे अच्छी नहीं लगती कि अपनी छत होते हुए भी अपनी छत नहीं होती। Exactly, मतलब आप छत पे नहीं जा सकते। छत पे नहीं, छत पे नहीं, कहने का मतलब है कि जैसे अपना घर होता है ना, आपकी अगर एक मंजिल है आप उसके ऊपर एक और मंजिल डाल सकते हैं, ठीक है ना। फ्लैट में आपने बस जो आपने फ्लैट खरीद लिया ना, बस वो ही रहना, आप उसे ना एक्सपेंड कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। और छत की भी बात करें तो मेरा ख्याल है छत भी पराई होती है, क्योंकि छत पे तो जो है सारों की टंकियां होती होंगी। अच्छा, मुझे नहीं पता कि अब ये ना डिफरेंट लोगों के डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं। जैसे हम लोग शुरू से घरों में रहे हैं, मतलब जो हमारे मकान वाला एक वो यहाँ पर ट्रेंड है, और यहाँ पर फ्लैट्स वाला इतना ज्यादा ट्रेंड नहीं। लेकिन अब आके नहीं, अब यहाँ पे लाहौर में भी देखने में आ रहा है। देखो मौजूद पाकिस्तान में हर चीज ना 20-30 साल के बाद आती है। इंडिया से अगर हम कंपेयर करें, इंडिया कोई 20-30 साल हमसे आगे ही है, ठीक है ना, जितनी भी चीजें हम देखते हैं और वीडियोस देखते हैं। बट मैं यहाँ पर ये बात करने चाह रही थी क्योंकि लास्ट डेज में मेरी ऐसी डिस्कशन चल रही थी अपनी फ्रेंड के साथ, और हम लोग ये बात कर रहे थे कि जैसे कुछ लोग जो फ्लैट में रहते हैं, मुझे नहीं पता अब उनकी फीलिंग्स क्या होती होंगी, उनको कैसा फील होता होगा ये जब वो अगर उनको घरों में ऐसे रख दिया जाए सेपरेट घरों में, तो उनको कैसा फील होगा। लेकिन ये कि जब हमारे जैसे लोग अगर फ्लैट में रहना शुरू हो जाए ना, तो हम लोगों को शायद घर वाली फीलिंग नहीं आई। शुरू में 2-4 दिन बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन उसके बाद जब वो एक वो कहते हैं ना चाह पूरा हो जाना, जब चाह पूरा हो जाएगा ना, फिर उसके बाद कहाँ आ गए हैं। अपने घर में तो ये होता है ना, जैसे हम लोग यहाँ पर हैं अभी तो ऊपर वाले पोर्शन में चले गए, फिर उससे पहले और अगर दिल किया तो ऊपर छत पर चले गए। तो इस तरह अब मुझे नहीं पता फ्लैट्स में क्या सिस्टम होता है। तो फ्लैट वाला सिस्टम तो मुझे लगता है होटल वाला सिस्टम ही होता होगा ना, कि आपकी जो कमरा आपके पास है बस वही है, या आपका जो टेरेस है सिर्फ वहां तक आप हो। बट यहाँ पर फिर भी मैं जानना चाहूंगी क्योंकि वहां बहुत सारे लोग रहते हैं, और दिल्ली में आई थिंक मौसम नो डाउट ये वाला भी एक ट्रेंड होगा, लेकिन मुझे लगता है दिल्ली में बहुत सारा इस तरह का भी होता होगा कि लोग वहाँ पे घरों में दिल्ली में घर जो है ना वो ज्यादा होंगे, फ्लैट कम होंगे। मुंबई में जो है वो तो काफी ज्यादा है ना। अब ये आप हमें बताएंगे कि ट्रेंड कहाँ पर ज्यादा, मुंबई में या दिल्ली में, या फिर दिल्ली में अभी ज्यादा हो रहा है ये रुक जाता, या दोनों में मुकाबला बराबर का है। अच्छा, और एक और चीज यहाँ पर मैं शेयर करना चाहूंगी एयरपोर्ट से रिलेटेड, और वो ये थी कि जब हम लोग फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे थे इकट्ठे, मतलब मैं और मौसम, हम लोगों का जब इंटरनेशनल ट्रिप था, नहीं वापस की बात नहीं, तो मुझे हमेशा कनेक्टेड फ्लाइट्स अच्छी लगती हैं, ठीक है ना। तो अनम भी हमारे साथ ही, मैं मौसम और अनम थे, तो अनम और मौसम को ये प्रॉब्लम हो रही थी, हम अगेंस्ट थे, हम कहते थे डायरेक्ट फ्लाइट होनी चाहिए ना, 4 घंटों का हॉल्ट था, ठीक है ना। तो ये लोग अगेंस्ट से हाय थक जाएंगे, ये हो जाएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई डिफरेंट जगहों से गुजर के फिर पहुंचना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में मतलब लोगों को देखकर आपको मिलता है, फिर उसके बाद आपको आपको एक्सपोजर बढ़ता है। बट हर एनीवे हम लोग चले गए, और जब हम लोग गए तो इन लोगों को भी इतना मजा आया, इनको पता ही नहीं चला कि 4 घंटे कैसे गुजरे। सही बात है। मतलब एयरपोर्ट ही इतना बड़ा होता है कि आप उसमें घूमते हैं और वापस अपने टर्मिनल पर आते टाइम लग जाता है। हम एक फेरा मार गए थे, एयरपोर्ट नहीं था खत्म हुआ, हमारा टाइम खत्म हो गया था। हम खाकर भी आए थे, लेकिन फेरा तो एक ही था ना। अच्छा ये तो होता, हम इतने भुक्कड़ हैं, हम सबसे पहले जाते हुए मैकडॉनल्ड्स। हाँ, एयरपोर्ट पे भी हम जाते हुए
सबसे पहले उतरते साथ ही कुछ खाने को जो है ना वो वैसे कनेक्टेड फ्लाइट में एक फायदा और भी है, दो बार खाना मिलता है। अगर अच्छा हो तो हर मर्तबा आपको अच्छा खाना नहीं मिलता, आपके टेस्ट के मुताबिक नहीं हाँ, ये भी बात मुझे सही ये है। लगता है। और अच्छा, हम लोग वहां पर क्यों गए थे ये भी अब हम बताते, क्योंकि वहां पर मैकडॉनल्ड्स ही हम लोगों ने वहां पर चूज क्यों किया था, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स जो था उसका मील एक तो काफी एक्स्ट्रा नहीं, था। पहले हमने सोचा कि हम जो है ना 3 जो है अलग अलग सेपरेट ले लेते हैं, लेकिन फिर जब हमने पैसे देखे कि भाई 40 दिरहम का सिर्फ एक मिल रहा है, फिर हमने कहा चलो एक ही ले लेते हैं। वो जब हमने एक लिया फिर हमने खा के कहा अच्छा हुआ एक ही लिया। हाँ, क्योंकि हम लोगों ने ये चीज नोटिस की कि पाकिस्तान के मुकाबले में पाकिस्तान में जो वो मील मिलता है वो छोटा होता है, और वहां पर वो जो मील मिलता है एक बंदे के लिए वो बहुत ज्यादा असल में हम यही सोच रहे थे कि वहां भी पाकिस्तान के हिसाब से मिलेगा। लेकिन ये कि काफी मतलब मील की क्वांटिटी काफी अच्छी खासी। पर ये है कि जब हम एयरपोर्ट से बाहर आए थे ना तो वही जो है हमें 22 दिरहम का मिला था। बिल्कुल, वैसे हम लोगों ने खाना यहाँ से ही शुरू कर दिया था लाहौर, और जब हम लोग पूरा ट्रिप करके वापस आए थे और हम लोग लाहौर यहाँ से जाते हम जिंगर बर्गर खा के गए थे एयरपोर्ट पे। और जब हम लाहौर वापस आए और मौसम जब एलिवेटर पर मतलब इसने अपने पैर रखे और जो मौसम था ऐसे लग रहा है किसी बस स्टैंड पर आ गए हम, टिचकू की आवाज़। और वो क्या नाम लेते हैं एलिवेटर में से वो होता है ना उसके वो बैरिंग होते हैं, उन्हें ग्रीस ना दियो तो ची जाए चूहे की आवाज आ रही है, ऐसी आवाज आ रही थी। लेकिन हम लोगों को बहुत मजा आया था उस ट्रिप का भी। तो ये छोटी मोटी हमारी यादें हैं जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। बट वापसी पे ये हुआ था कि मेरा स्वेटर जो था मैं प्लेन में भूल आई थी, और वैसे कोई बात नहीं, वो मेरा 4-5 साल पुराना स्वेटर था जो शायद मेरा घर में इसलिए तो आपको दुख नहीं हुआ, नया होता ना तो आपने बिल्कुल नया लगता था ना, है तो पुराना था ना, लेकिन बिल्कुल नया होता, यानी कि आप ब्रांड न्यू खरीद के आई होती ना फिर आपको शायद कुछ होता, लेकिन अब पुराना हो गया 5 साल का रगड़ लिए यूज कर लिया, अब छोड़ दो। ये एक बहुत मजा आया एंड आई होप हम दोबारा से इकट्ठे जाए हम लोग। बिल्कुल सही बात है। वैसे वो ट्रिप ऐसा था कि मैंने और अनम्बा जी ने इन्हें इतना तंग किया ना कि हार के इन्होंने कह दिया आइंदा मैं तुम दोनों से इकट्ठे की कभी नहीं जाऊंगी। ये और ना बहुत लड़ते थे, मैं इधर से लड़ते रहो मुझे तो कोई नहीं, मैं तो आराम से चुप करके साइड पर लेटी रहती थी और ये दोनों की ये मौसम और अनम की नोकझोंक चलती रहती थी। बट ये कि मौसम हमने एंजॉय वाकई बहुत किया। बाय द एंड ऑफ द डे और ज्यादा हमारी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। बिल्कुल सही बात है। वेल ये तो थी हमारी आज की वीडियो और हमारी बातें तो कभी खत्म नहीं होंगी। सही बात है। वीडियो से लेते हैं इजाजत, जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल और हमारी वीडियोस करें, लाइक हमारे चैनल वीडियोस करें एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।